कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी कराती हूं। और ये जो कंटेंट, जो क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, स्टेट लेवल के हर एग्ज़ाम, हर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, एच टेट, ये सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि सब जो सिलेबस से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। उसके अलावा टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि एनवीएस, केवीएस, DSSB एग्ज़ाम है, इसमें भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, पैटर्न को समझने के लिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, और किस एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, टॉपिक क्या है ना। क्योंकि देखिए, सीटेट का जो सिलेबस है वो बहुत स्पेसिफाइड है। ठीक है, उसी सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पैटर्न को बदल बदल के, क्वेश्चन को इधर उधर करके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में, अलग अलग पैटर्न को चेंज कर करके टॉपिक वही होता है, दिया जाता है। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा एनसीईआरटी पे फोकस करना। तो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करते जाएंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप हो, अच्छी हो, और आपकी जो पकड़ है सब्जेक्ट में अच्छी बने। और जब आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपकी अप्रोच, स्ट्रैटेजी अच्छी हो और आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को जो अगर आप समझ जाते हैं विथ ऑप्शन इत्मीनान से पढ़ के, तो आपका 90% वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए हमें जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसे देखना भी इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी CDP को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो आज जो मैंने पेपर उठाया है वो है सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 है ये। ठीक है, उसका CDP पोर्शन है ये, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का 2022 में क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी 2023, उसका मैंने पेपर 2 CDP का उठाया है ये क्वेश्चन। आज हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है निर्मला साहू, आपकी एजुकेटर, आपकी मेंटोर। मैंने BEd में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था, और एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो पेपर है वो सीटेट पेपर 2 है CDP का, जो कि 2023 7 जनवरी का है, ऑनलाइन जो हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम, आप सभी को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में अब नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मोड में होगा। OMR शीट में जो आप गोल जो भर के आप आंसर करते हैं वो उस फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं CDP पेपर 2। ठीक है, सीटेट का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following is an example of fine motor skill? Fine motor skill। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, देखिए, फाइन मोटर स्किल है और ग्रॉस मोटर स्किल है। ठीक है, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब स्थूल गत्यात्मक कौशल। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल जिसे हम कहते हैं। तो आपको पता है ग्रॉस मोटर स्किल जो आपकी मांसपेशियां है ना, जिसमें इस्तेमाल होती है, हाथ पैर, ये सब, उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जो काम करने में आपकी जो आपकी जो मांसपेशियां, हाथ पैर वगैरह का इस्तेमाल होता है, ताकत का इस्तेमाल होता है, उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। फाइन मोटर स्किल क्या हो जाता है? सूक्ष्म गत्यात्मक, मतलब जिसमें आपका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन ज़्यादा लगता है। फाइन मोटर स्किल में आप बात याद रखेंगे, आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसमें आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत ही सूक्ष्म जो कार्य करते हैं, फाइन मोटर स्किल वाले काम करते हैं, जैसे कि निडल घुसाना, निडल में धागा घुसाना, स्टिचिंग करना, स्केचिंग करना, ड्राइंग करना। इसमें क्या छोटे छोटे मतलब
ब्रश को बहुत बारीकी से आप जब ड्राइंग स्केचिंग पेंटिंग करते हैं, ब्रश को बहुत बारीकी से आप उसे हाथ में पकड़ के करते हैं, तो आपका जो हाथ का जो कंट्रोल है उसमें ब्रश को पकड़ने का, मतलब छोटी, इसे हम मतलब फाइन मोटर स्किल कहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होता है। निडल जो है बहुत सूक्ष्म होता है, उसमें आप धागा घुसा रहे हैं, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा आपको फाइन मोटर स्किल की आवश्यकता होती है। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और जहाँ पे खेल कूद वगैरह है, किसी चीज़ को पकड़ना, भारी चीज़ को लिफ्ट करना, है ना, उठाना, और जो भी आपकी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है जिस भी चीज़ में, वो होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। रनिंग ऑन द रोड, रनिंग ऑन द रोड बोल रहा है। स्विमिंग इन द रिवर, किकिंग अ बॉल, पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, धागे में मोती पेरना। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल जहाँ पे आपके हाथ पैर मतलब मांसपेशी मसल का इस्तेमाल होता है, तो जब आप सड़क पे दौड़ते हैं रनिंग ऑन द रोड, तो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल होता है। स्विमिंग इन द रिवर मतलब आपका शोल्डर और हैंड और पीछे से पैर, ये सब का इस्तेमाल होता है, तो ये भी ग्रॉस मोटर स्किल होगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें फाइन मोटर स्किल पूछा है। किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को जब आप किक करते हैं तो आपको पैर जो है उस मांसपेशी की जरूरत पड़ती है, मतलब ये ग्रॉस मोटर स्किल है। पुटिंग अ बीड इन अ थ्रेड, एक धागे में जब आप बीड्स मतलब मोतियां घुसाते हैं, धागे में मोती को पिरोते हैं, ये आपका फाइन मोटर स्किल, मतलब आपका हाथ और आपके आई, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ रही है, ये होता है फाइन मोटर स्किल। धागे में जब आप मोती पिरोते हैं तो फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं, जिसमें आपके आई और हैंड दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर 4 हो जाएगा। पुटिंग अ बीड्स इन अ थ्रेड इज़ अ फाइन मोटर स्किल। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेफेलोकॉडल, देखिए ये यहाँ पे गलत लिखा है, CAUDAL होगा, है ना, कैंडल लिखा है। शेफेलोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, स्पेसिफिक टू जनरल, एक्सट्रीमिस्ट टू सेंटर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है, जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो सबसे पहले शेफेलोकॉडल होता क्या है? शेफेलोकॉडल जो होता है हेड टू टो, उसे कहते हैं हम। देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो होता है ना, मतलब यहाँ पे जो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वो दो होते हैं। एक तो होता है शेफेलोकॉडल और एक होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब कि सेंटर से बाह्य, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट की ओर, बाह्य की ओर, मतलब हार्ट पहले जब आप मतलब जो इन्फेंट होता है या बेबी होता है, पहले जब वो पैदा नहीं हुआ होता है, पहले उसका दिल जो है वो बनता है, फिर धीरे धीरे सब डेवलप होता है। ठीक है, लंग्स, हार्ट, हैंड, लेग, ये सब डेवलप होता है। और जब वो बड़ा भी होता जाता है तो ये सब कुछ वहाँ से डेवलपमेंट होना शुरू होता है, तो उसे हम कहते हैं सेंटर टू एक्सट्रीमिट, मतलब प्रॉक्सिमल डिस्टल। और यहाँ पे शेफेलोकॉडल पूछा है, मतलब कि हेड टू टो होगा। शेफेलोकॉडल मतलब जैसे सबसे पहले जब बच्चा दुनिया में आता है तो अपना सर जो है उसको बैलेंस करना सीखते हैं ना, 3 से 4 महीने लगते हैं उसको, 4 महीने 5 महीने में उसके हेड में ग्रिप आना शुरू होता है, अपने सर को वो सीधे रख पाता है, फिर उसकी गर्दन पे उसकी मजबूती आती है, उसके बाद उसका जो शोल्डर है उस पे आती है, उसके बाद हाथ, उसके बाद पैर, है ना, पैर मतलब यही टो की बात की है, हेड से लेके टो मतलब स्पाइन वगैरह आता है, उसके बाद लास्ट में टो आता है, पैर आता है, तो इसलिए हेड टू टो कहते हैं। तो शेफेलोकॉडल जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो हेड टू टो को शो करता है ना। ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, स्पेसिफिक टू जनरल, ये सब नहीं होगा। यहाँ पे सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए था, केंद्र से बाह्य, लेकिन इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट, सिर से पाँव की ओर जो बढ़ता है ना, पहले सर को बैलेंस करना सीखता है बच्चा, फिर गर्दन, फिर उसका जो स्पाइन है ना, फिर बैठना सीखता है। इसीलिए देखते हैं ना, जब बच्चा क्रॉल करने से पहले, जिसे हम क्या कहते हैं, पलटना सीखता है, तो वो सर और गर्दन पे उसकी पकड़ आती है। उसके बाद बैठना जब सीखता है तो उसके स्पाइन पे, उसके बाद फिर क्या करता है, वो क्रॉल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, तो
पैर तक आता है, मतलब टो तक। तो हेड से टो तक उसका डेवलपमेंट होता है, सिर से पाँव की ओर बढ़ता है, उसे हम शीर्षगामी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए कितने बार सोशलाइजेशन का क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक पता भी चल गया होगा कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी क्या है। मैंने बताया प्राइमरी जो होता है फैमिली होता है या फिर नेबरहुड होता है, और सेकेंडरी होता है वो होता है स्कूल, फ्रेंड्स, मास मीडिया। तो देख लेते हैं ऑप्शन किसमें है, इमीडिएट नेबरहुड, मास मीडिया, ये सही है। प्रिंट मीडिया ये तो सेकेंडरी है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ये भी सेकेंडरी है। ठीक है, स्कूल, फैमिली, तो पहले फैमिली होता और ये स्कूल बाद में होता, तब ये आंसर सही होता। तो ये गलत है, ये गलत है। लॉ, न्यूज़पेपर तो ये बात ही छोड़ दीजिए, ये तो सेकेंडरी है। ठीक है, क्योंकि ये सब मीडिया वगैरह इसमें आ जाते हैं, वो सेकेंडरी होते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, इमीडिएट नेबरहुड इज अ प्राइमरी एंड मास मीडिया इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या होती है, एकदम नज़दीकी आस पड़ोस, है ना, फैमिली के बाद एकदम नज़दीकी आस पड़ोस, और जनसंचार माध्यम, मास मीडिया द्वितीय संस्था है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज चिल्ड्रन थिंकिंग बिकम साइंटिफिक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। ठीक है, साइंटिफिकली वो सोच पाते हैं, लॉजिकल जो थिंकिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, वो कब डेवलप होती है, बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे, औपचारिक संक्रियात्मक। क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज तो होता है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल होता है 2 से 7, जिसमें 2 डिवीजन होते हैं, 2 से 4, 4 से 7। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 7 से 11, और फॉर्मल होता है 11 से लेके 15 में पूरा डेवलपमेंट होता है, और वो पूरा आपका एडल्टहुड तक जाता है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होती है, इसमें वो साइंटिफिकली वो सोच पाते हैं, लॉजिकली जो उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत ही ऊपर लेवल तक वो सोच पाते हैं। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकली वो सोच पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, जीन पियाजे गेव इम्पोर्टेंस टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जीन पियाजे जी ने लर्निंग के प्रोसेस में किसे इंपॉर्टेंस दिया था, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, टीचर पर्सनैलिटी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, प्राइवेट स्पीच। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है, जैविक परिपक्वता, अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार, दंड, निजी वाक। देखिए बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एकदम सही है। हमेशा जीन पियाजे जी कहते हैं जो लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, मतलब कि बच्चे का जो स्टेप वाइज मैच्योरेशन आता है तभी चीज़ें होगी, उससे पहले वो नहीं कर सकता। मतलब अगर बच्चा 5 साल का है तो वो 5 साल तक के ही सिलेबस को कर सकता है, या 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7, लेकिन उससे बोलेंगे कि 10 या 11 साल का वो कोर्स या क्लास का वो पढ़ सकेगा, तो उसमें वो मैच्योरेशन नहीं आएगा तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के हिसाब से वो सीखेगा, इसलिए हर बच्चे में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन अलग होता है। ठीक है, आप देखते हैं किसी का दांत पहले टूटता है, किसी का काफ़ी देर में टूटता है ना, कोई बहुत जल्दी चलना सीखता है, कोई बहुत लेट सीखता है, तो ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के हिसाब से चलता है बॉडी। टीचर्स पर्सनैलिटी जैसा कुछ नहीं होता है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट ये सब स्किनर वगैरह बात करते हैं, जो बिहेवियरिज्म पे फोकस करते हैं। प्राइवेट स्पीच लेओ वाइगोत्स्की जी कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो चीज़ है वो जीन पियाजे जी के द्वारा दी गई है लर्निंग प्रोसेस में। फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आर्यन डायरेक्ट मोस्ट ऑफ हिज एक्शन टू फुलफिल हिज ड्यूटी एज पर स्कूल प्रीएम्बल एट वॉट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग आर्यन इज एट, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, एब्स्ट्रैक्ट कन्वेंशनल। आर्यन अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किक के किस स्तर पर है? तो देखिए बच्चा जब लॉ और ऑर्डर को फॉलो करता है, आर्यन अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किक के किस स्तर पर है? तो देखिए बच्चा जो है वो अपना जो एक्शन है वो स्कूल का जो भी प्रीएम्बल जो है
उसके हिसाब से जो उसकी ड्यूटी है उसको फुलफिल करने की कोशिश करे, मतलब लॉ और ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जो सोसाइटी में बनी हुई है, उसके आसपास बनी हुई है सोसाइटी में, उसे वो फॉलो कर रहा है, तो वो कौन से लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग में आएगा? कन्वेंशनल, ठीक है, क्योंकि 3 होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, एब्स्ट्रैक्ट कन्वेंशनल जैसा कुछ नहीं होता है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर जो सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है राइट और रॉन्ग के लिए, उसको आप फॉलो करते हैं कि हाँ ऐसा ही करना है क्योंकि ये सही है, वो उस एक्शन को हम कौन सी रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग कहते हैं? कन्वेंशनल के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है, परंपरागत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is an effective way of scaffolding the student when they are stuck on a problem? Directly telling the answer, punishing for incorrect answer, providing half-solved solution, complicating the प्रॉब्लम विथ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना, गलत उत्तर के लिए दंड करना, आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। ठीक है, बच्चे को स्कैफोल्डिंग, मतलब इसमें कौन सा जो है स्कैफोल्डिंग का तरीका है? जब बच्चे को आप कोई प्रॉब्लम में वो स्टक हो जाता है तो उसे हेल्प करते हैं, तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे तो क्या उसकी स्कैफोल्डिंग हो जाएगी? आप उसे पाड़ दे रहे हैं, मचान दे रहे हैं? नहीं, गलत। डायरेक्ट बता देंगे तो आपने, बच्चे ने कुछ किया ही नहीं फिर तो, है ना, आपने पूरी तरह से मदद दे दी। पनिशिंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, पनिश वगैरह तो करना ही नहीं है। प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व सॉल्यूशन, यस ये सही लग रहा है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेटिंग द प्रॉब्लम विथ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो अप्रासंगिक या जटिल, मतलब अप्रासंगिक जो सूचनाएं होती हैं, मतलब जिसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इररेलेवेंट है, एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे सूचनाओं को दे के प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। आप करते हैं प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व सॉल्यूशन, मतलब कि आधा बताते हैं, आधा खुद से करते हैं। एग्जाम्पल, बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं, ठीक है, दोनों जो पैडल है वो पूरी तरह से वो कर नहीं पा रहा है, पैर रख के चला नहीं पा रहा है, आप पीछे से पकड़ते हैं, आप तो नहीं बैठ जाते हैं ना चलाने के लिए उसके साथ में, आप उसे पीछे से पकड़ते हैं ताकि उसका बैलेंस बना रहे और वो दोनों जो पैडल में अपने पैर रख सके, बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़े। ये टेम्प्रेरी हेल्प तब तक देते हैं जब तक वो पूरी तरह से बैलेंस करना नहीं सीख जाता, उसके बाद आप उसे छोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व सॉल्यूशन, जो कि स्कैप फोल्डिंग का काम करता है, पाड़ या मचान का काम करता है। तो हमारा थर्ड जो आंसर है वो सही हो जाएगा। आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, पूरी तरह से नहीं, ठीक है, पूरी तरह से करेंगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हो, सीखेगा ही नहीं। To enhance cognitive development among students, Lev Vygotsky advocated for, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? लेव वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं? कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक जो विकास है बच्चों का, उसको एनहेंस करने के लिए उन्होंने किस पे फोकस किया है? देख लेते हैं ऑप्शन। एक्सपोजिटरी टीचिंग, जिसे व्याख्यात्मक शिक्षण कहते हैं। अगर व्याख्यात्मक शिक्षण रहेगा तो ये तो सिर्फ टीचर सेंटर है, टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो ये तो गलत है, पैसिव हो जाएंगे बच्चे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, ये जो कंडीशनिंग और ये जो स्टिमुलस है वो BF स्किनर बिहेवियरिज्म की बात है, और हमारे जो वाइगोत्स्की जी हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। उद्दीपन या प्रतिक्रिया अनुकूलन, ये गलत है। पैसिव इमिटेशन, पैसिव तो रहना ही नहीं है, पियाजे जी हो चाहे वाइगोत्स्की जी हो, सभी यही कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरिस्ट हैं, कि पैसिव रहना ही नहीं है, बच्चे को पैसिवली इमिटेट करें, वो तो गलत है ना, निष्क्रिय नहीं, बच्चे एक्टिव लर्नर है, एक्टिवली सीखते हैं, तो ये गलत है। लास्ट आपका बच्चा असिस्टेड लर्निंग। हाँ, असिस्टेड लर्निंग यानी कि स्कैप फोल्ड करना, अभी हमने ये स्कैप फोल्ड वाला क्वेश्चन को देखा। स्कैप फोल्डिंग एक तरह से असिस्टेड लर्निंग हो गया, मतलब आप हेल्प कर रहे हैं बच्चों को, हाफ हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, अपने जो गोल है वहां तक पहुंच सके, सीख सकें, जो भी उनका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है उसको वो पूरा कर सकें, ठीक है। तो असिस्टेड लर्निंग क्या होता है? एक तरह से स्कैप फोल्डिंग होता है, पाड़ होता है, मचान होता है, ये जो है वो उसका बेस्ट आंसर है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जी हमेशा असिस्टेड लर्निंग यानी कि स्कैप फोल्डिंग पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं, ताकि इससे बच्चे का संज्ञान का विकास अच्छा हो, समर्थित अधिगम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा आंसर। टू एनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट, लेव वाइगोत्स्की एडवोकेट फॉर असिस्टेड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर देखते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कंसीडर, प्रगतिशील शिक्षा
क्या है, किसे हम मानते हैं? स्टूडेंट एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, एकदम सही है। टीचर एज द फोरमोस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, टीचर फोरमोस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। बच्चे एनवायरनमेंट, वातावरण, आसपास ये सब से सीखता है, तो ये गलत है। स्टूडेंट एज पैसिव रेसिपिएंट, पैसिव आ गया मतलब गलत है। लर्नर पैसिव नहीं है, हमेशा एक्टिव होगा। टेक्स्ट बुक इररेलिवेंट इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। अब देखिए एक टेक्स्ट बुक बोल रहा है कंस्ट्रक्शन के नॉलेज में, तो मतलब ये इररेलिवेंट, टेक्स्ट बुक इररेलिवेंट इन द प्रोसेस मतलब इररेलिवेंट है टेक्स्ट बुक, ये भी गलत है। टेक्स्ट बुक का भी बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी में देख लेते हैं, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में एक सक्रिय प्रतिभागी मानती है, एकदम सही है। अध्यापक को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानते हैं, ठीक है, सिर्फ अध्यापक नहीं है, टेक्स्ट बुक से लर्न करता है, एनवायरनमेंट से लर्न करता है और बाकी चीज़ों से लर्न करता है, आसपास की चीज़ों से। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है, गलत है। पाठ्य पुस्तकें को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है, मतलब कि रेलिवेंट नहीं है, कोई काम नहीं है, ऐसे कैसे? टेक्स्ट बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है, लेकिन प्राइमरी प्लेस होल्ड नहीं करता है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस किया जाए, ठीक है। टेक्स्ट बुक ज़रूरी है लेकिन प्राइमरी नहीं है कि सिर्फ उसी पे फोकस किया जाए। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट है। आज हम 10 क्वेश्चन तक ही करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको लंबी वीडियो नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप भी बोर हों। जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें। आशिमा is a popular among her friend for her high ability to read the moods and motivation of other. As per Howard Gardner theory of multiple intelligence, Ashima has higher level of what intelligence? Dash intelligence है ना, interpersonal, naturalistic, musical, logical, mathematical। देखिए आशिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा, मनोदशा मतलब मन की बात, दूसरे की मन की बात, और दूसरों की अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, क्या चीज़ उनको मोटिवेट करता है, किस चीज़ के लिए वो मोटिवेट होते हैं, के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता रखती है ना, उसके कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है, इसी वजह से बहुत पॉपुलर है। तो हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बताया है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आशिमा खालिस्तान बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। तो कौन सी क्षमता रखती है? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्ट, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल। अंतर्वैयक्तित्व, प्राकृतिकवाद, संगीत, तार्किक, गणितीय। देखिए इंटरपर्सनल एकदम सही है। इंटरपर्सनल मतलब जब आप दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन में एक दूसरे को समझना, एम्पैथी रखना, सिंपैथाइज करना, उसकी चीज़ों को समझना, उनकी मनोदशा को समझना, सिंपैथाइज होना, एम्पैथाइज होना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है, तब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। देखिए इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे इंट्रा होता, इंट्रा मतलब जब आप खुद अपने ही विचारों से अपने आप से बात करते, अपने विचारों में बात करते हैं, ऐसा होना है, वैसा होना है, वो उसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। इंटर में 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद एक आशिमा नाम की बच्ची है और दूसरों को समझ रही है, उनकी मनोस्थिति भी समझ रही है, उनकी अभिप्रेरणा समझ रही, तो इंटरपर्सनल। नेचुरलिस्ट मतलब कि प्रकृतिवाद, ये इसमें नहीं आएगा। म्यूजिकल मतलब कि संगीत, ये भी गलत है। लॉजिकल, मैथमेटिकल, ये सब कहाँ से आएगा? जब आप किसी दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, मनोदशा को समझ पा रहे हैं, उनकी अभिप्रेरणा है ना, मोटिवेशन क्या है, कैसे इनकरेज कर सकते हैं, ये सब को समझ पा रहे हैं, मतलब ये इंटरपर्सनल में आता है। तो ये जो है वो बच्ची जो है वो लेवल ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आती है, मतलब अंतर व्यक्तित्व में, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करते हैं और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका मोटिवेशन भी बना रहे, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगी हो कि आपने कुछ अच्छा गेन किया है और मेरी जो बातें हैं सरल भाषा में मैंने आपको समझाई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।